Hello, good evening, and welcome to Lucram of Commerce classes. So today we will discuss a very small and important concepts from your corporate accounting. The concept is about your deferred tax assets and deferred tax liabilities. So first we will understand what is the meaning of deferred tax. Then we will try to understand the meaning of deferred tax asset, deferred tax asset, and your deferred tax liabilities. So three concepts we will understand today. So let's first understand what is the meaning of deferred tax and why this deferred tax is in place. ये डेफर्ड टैक्स आता क्यों है? हमें ये समझने की जरूरत है कि डेफर्ड टैक्स क्यों आता है। ऐसा हमने तो टैक्स के बारे में सुना हुआ है, हम तो टैक्स पेमेंट करते हैं, आज ए कॉर्पोरेट हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये डेफर्ड टैक्स क्या बला है, ये क्या क्यों आ जाता है डेफर्ड टैक्स? हम अगर कभी हम हमारा जो शेड्यूल 3 देखते हैं, शेड्यूल 3 और आपका जो इनकम स्टेटमेंट्स देखते हो, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, तो वहां पे भी आपको एक डेफर्ड टैक्स का आइटम नजर आता है। जब बैलेंस शीट्स के अंदर जाते हो, जो शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, वहां पे भी आपको एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज दिखता है, एक आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी दिखता है, और उसके ब्रैकेट में छोटा सा नेट लिखा हुआ रहता है। तो ये हमें नहीं समझ आता, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो डेफर्ड टैक्स बेसिकली होता क्या है। अब डेफर्ड टैक्स ये है कि डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देते हैं, उसको हम डेफर कहते हैं, राइट। किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देते हैं, कोई भी चीज जो हम आज करने वाले हैं आज नहीं करते, उसको आगे पोस्टपोन कर दिया, उसको हम कहते हैं डेफर। तो अगर इस तरीके से किसी एसेट्स को हम डेफर करते हैं तो उसको डेफर एसेट्स कहते हैं, सॉरी। अगर किसी लाइबिलिटीज को डेफर करते हैं तो उसको डेफर लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये डेफर्ड टैक्स क्या चीज होता है? देखिए क्या होता है ये डेफर्ड टैक्स का मतलब, कोई भी ऐसा टैक्स लायबिलिटीज हो या कोई भी ऐसा टैक्स एसेट्स हो जिसको हम एक फ्यूचर पीरियड के लिए डेफर कर देते हैं। अब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूंगा। बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है कि आपको थोड़ा मैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर लेके चलूंगा। इसका आंसर एक्चुअली यहाँ कंपनी एक्ट में नहीं है, इसका आंसर हमें थोड़ा इनकम टैक्स लॉ के अंदर जाके फिर वही मिलेगा। अब होता क्या है कि आपको पता है, बीइंग ए कॉर्पोरेट, हम एक ऑर्गेनाइजेशन से, हम एक पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, तो हमारे ऊपर ना कुछ अथॉरिटीज होते हैं। ऑथोरिटीज लाइक योर कंपनी लॉ होती है, लाइक कंपनी लॉ सारी लिस्टेड कंपनी को गवर्न करती है, जैसे आपको पता है, चाहे कोई भी लिस्टेड हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी लॉ इनको गवर्न करती है। तो कंपनी लॉ में जो प्रोविजंस दिया गया है, उन प्रोविजंस को हमें अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और दूसरा एक होता है जो हमारे सारी कंपनियों के ऊपर बड़े तेजी से वो इनके ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो है आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लॉ। जो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, ये भी कुछ अपना लॉ बनाते हैं। तो जब हम कभी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो हमारी कंपनी लॉ में जो प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर हम एक कंपनी है तो कंपनी लॉ में जो प्रेस्क्राइब किया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी इनकम को जो होता है, जिस तरीके से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, या फिर जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इनकम को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उस एक्सपेंसेस को भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा प्रेस्क्राइब किया गया है एज पर द कंपनी एक्ट। और यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, हम जब अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल हम जो अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है क्या है कि चाहे वो पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो एक्रू हो गया है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे बुक्स में। वहीं पर हमारे पास एक दूसरा एक्ट होता है जिसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट।
अच्छा, जब हम कंपनी लॉ को फॉलो करके एक्सपेंसेस इनकम को हम वहाँ पे बुक्स में एंटर करेंगे तो हम एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में इनकलकेट हो जाएंगे। उसका कुछ भी प्रॉफिट आएगा, कुछ प्रॉफिट्स आता है, इस प्रॉफिट्स को हम कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोड बाय कंपनी लॉज। और जो टैक्स का अमाउंट होता है, जब हम टैक्स पे करने की बात आती है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, इतना बिजनेस किया, उसमें जो प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट को जब हम टैक्स पे करने की बात आती है तो वहां पे हमारे पास इनकम टैक्स लॉ आ जाती है। तो इनकम टैक्स लॉ में अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमारा एक पीजीबीपी करके एक हमारा सॉरी पीजीबीपी पोस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करके एक हमारा सोर्स होता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो ये आपकी आमतौर पे जो हमारी बिजनेस होती है, बिजनेस हाउसेस के लिए ये हेड्स बनाया गया है। अब उस हेड्स में अगर आप फॉलो करोगे, उस हेड्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे जब भी हमारा कोई भी इनकम कैलकुलेशन होती है, कोई भी प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करके रखे हुए होते कंपनी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस प्रॉफिट को नहीं मानती है, वो अपनी रिवाइज कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वो अपना एक रिवाइज कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन को कहते हैं प्रॉफिट्स कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है कि वो बेसिकली कैश बेसिस पे चलते हैं। इनकम टैक्स लॉ बेसिकली क्या होता है ना, वो कैश बेसिस पे चलते हैं। कौन से बेसिस पे चलते हैं? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी खर्चा अगर आपने एक्चुअली में किया हुआ है तो ही आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ करेगा, या आपने इस एक्सपेंसेस को आप बुक्स में दिखा सकते हो फॉर इनकम टैक्स पर्पस। लेकिन हमारा जो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक्रूअल बेसिस में भी एंट्री कर देते हैं, तो वहां पे ये डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है। ओके। दूसरा होता है आपका, एक और एग्जांपल्स आपको देता हूं। एक होता है आपका डेप्रिसिएशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो आइटम होता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को लेके क्या होता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आप कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को फॉलो करते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जिस तरीके से प्रेस्क्राइब किया गया है, आप उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो। उसको फॉलो करके आप जो है डेप्रिसिएशन बुक्स के अंदर चार्ज कर देते हो, जब आप नॉर्मल अपना अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाओगे तो इनकम टैक्स एक्ट के पास उनके अलग से रेट्स होते हैं। हर एक एसेट्स का उन्होंने अपने एक अलग से रेट्स बनाया हुआ है, और उन्होंने हर एक एसेट्स की एक डिफाइंड लाइफ भी डिसाइड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को आपने, सपोज आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें आप हर साल 10% की रेट में, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह हो गया, आप उसको हर साल 10% या 15% रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। लेकिन वहीं पर ही अगर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाओगे तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप इसको 2 साल में पूरा खत्म करना है, उसका लाइफ 2 साल से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं होता है। 50% हर साल वो 50% की रेट पे लगा देते हैं और उसको खत्म करते हैं। वहीं पे कुछ और एसेट्स होते हैं जहाँ पे आप 20% या 25% लेके चलते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको उतना अलाउ नहीं करता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहता है आपको 15% पे चार्ज करना है, 25% तो नहीं है। तो आप जो, तो उसमें होगा क्या, इसका अगर आप नेट इम्पैक्ट देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसका अगर जो आप नेट इम्पैक्ट देखोगे, इसमें क्या होता है, सपोज आपका कोई प्रॉफिट है, कोई आपका रेवेन्यू, कोई इनकम आया हुआ है, आपका इनकम लेट से आया है 1 लाख, 1 लाख का आपका इनकम है। उसमें से फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 60,000, और आपने बोला चलो और कोई एक्सपेंसेस को नहीं लेता हूँ इस समय, मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस है। तो आपने बोला कि एज पर माई बुक्स ऑफ अकाउंट मेरा प्रॉफिट 40 लाख की है। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 40 लैक्स, सॉरी 40,000। अब वहीं पर ही आपने जब इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास उसको लेकर के गए, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला ठीक है जी, हम मान लेते हैं आपका जो रेवेन्यू है वो तो 1 लाख ही है, लेकिन ये जो एसेट है आपका, आपने 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है यहाँ पर ही, लेकिन ये डेप्रिसिएशन 60,000 नहीं है, हमारे हिसाब से तो 40,000 है, क्योंकि हमने 15% अलाउ कर दिया, या फिर हमने कोई लेसर परसेंटेज आपको अलाउ किया। तो इधर क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 60,000 हो गया, जबकि आप, मतलब ये प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स
प्रॉफिट एज पर योर आईटी एक्ट हो गया 60,000। पहले आपने क्या प्रॉफिट बनाया था, ये बनाया था आपने 40,000। तो अब इसके ऊपर अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करते हो पहले, तो 40,000 के ऊपर लेट्स से आपका 25% का टैक्सेस लगता है। फॉर एग्जांपल कंपनी को हमने 25% की रेट में टैक्स बनाया, तो इसका जो टैक्स होगा 40,000 का 25% कितना होता है 10,000। ये हो गया आपका 10,000 का टैक्स। लेकिन वहीं पर ही आपने जब इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास गए तो वहां पे आपका टैक्स कितना हुआ 15,000। ठीक है, तो बात यह है कि आप आपके बुक्स के हिसाब से तो 10,000 का टैक्स बन रहा था, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो आपने कैलकुलेशन को फॉलो किया, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो किया, तो वहां पे आपका टैक्स जो है 15,000 का बन गया। तो यहाँ पे एक टैक्स में डिफरेंस आ गया, जो आपके हिसाब से था और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से था। तो प्रॉब्लम यहाँ चालू होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं अपने बुक्स में जाके इस अमाउंट को चेंज तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 40,000 अलाउ किया, उसने 60,000 अलाउ किया नहीं, क्योंकि मैंने भी जो 60,000 यहाँ पे डाला हुआ है ये मेरी कंपनी की पॉलिसीज है, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया और हमने सारी प्रोसेस बनाई है, तो ये तो हम लॉजिकली ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 40,000 दिया तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए एक हमने कंसेप्ट डेवलप किया, उस कंसेप्ट को हम लेकर के आए, उसको हम बोलते हैं डेफर टैक्स। ठीक है, अब ये डेफर टैक्स क्या है? इट इज अ डिफरेंस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्स कैलकुलेटेड by but tax calculated by taking into consideration the Companies Act and the tax actually been calculated by your income tax authority because of the conceptual variation in the both the law। एक लॉ मानता है हम कैश बेसिस पे करते हैं, एक लॉ मानता है कि हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, और एक लॉ में कुछ एक्सपेंसेस को हम अलाउबल मानते हैं और एक इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस को अलाउबल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो उस वेरिएशंस को लेकर के हम ये टैक्स की जो वेरिएशन है, एक हम डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो ये आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि डेफर टैक्स का क्या मीनिंग होता है। अब दूसरा ये है कि ये जो डेफर टैक्स हमारे सामने आया है, और ये डेफर टैक्स को जब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इसको हम एसेट में लें या लाइबिलिटीज में लें। सर हम इसको देखते हैं, कभी ये एसेट्स में दिखता है डेफर्ड टैक्स, कभी लाइबिलिटीज में दिखता है। ठीक है, तो एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी होता है, एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स कब होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज कब होते हैं। पहले हमें डिफरेंस तो समझ आ गया कि डिफर्ड टैक्स होता क्या है, इस डिफरेंस की वजह से हम टैक्स को आगे डिफर करना चाहते हैं। अब ये क्या है, अगर आगे आगे डिफर करना चाहते हैं, क्या वो एसेट्स की तरह डिफर करना चाहते हैं या लाइबिलिटीज की तरह डिफर करना चाहते हैं इसमें। तो ये डिफरेंस जो आता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, देखिए अगर ये जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके हिसाब से जो टैक्स का अमाउंट बना है वो 10,000 बना है, और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बनाया हुआ है ये 15,000 बनाया हुआ है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी को कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ध्यान होगा, कहीं आपने जो पीजीबीपी देखा होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन देखा होगा, तो वहां पे क्या होती है ना, कुछ चीजों को आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ कर देते हैं, कुछ चीजों को इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ भी कर देता है जो आप डालते हो। लेकिन जो आपने लिया और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसको अलाउ कर दिया, तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसको डिसअलाउ कर दिया, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये जो डिसअलाउंस होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक होता है आपका, कुछ डोनेशन आप पे करते हो कहीं पे, और कुछ अदर एक्सपेंसेस होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है जो कि आपने एक्रूअल बेसिस पे कर दिया। इस तरह की कुछ इनकम भी होती है, जिस इनकम को आप लोग कंसिडर कर लेते हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसिडर नहीं करती है। कुछ इनकम भी होते हैं, राइट, कुछ इनकम भी डिसअलाउ हो जाती है, इनकम भी डिसअलाउ हो जाती है। सर इनकम कौन सा डिसअलाउ होता है?
ये होता है, बता देता हूँ। एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता है। जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के तहत मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको। वो कहता है कि कोई भी आप एडवांस लेते हो किसी सर्विसेज के लिए, आपको आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कोई भी एडवांस लेते हो, तो हमारा कंपनी लॉ कहता है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है वो कहता है कि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर लेते हो, भले ही आपने पैसे एडवांस में ले लिया, तब तक आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तब तक वो आप उनको इनकम नहीं मानोगे। लेकिन वहीं पर ही जो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो बोलता है कि आपने पैसे लिया कि नहीं लिया, जी हमने ले लिया, तो इसलिए आपका इनकम है। तो वेरिएशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके की जो डिफरेंसेस आता है इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको टैक्स नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एक्सपेंसेस भी होती है जो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ कर देता है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको दिखाया हुआ होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब इस तरीके के डिफरेंस आता है तो हमें इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। इस तरीके की जब डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस को हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस। और नॉर्मली दीज आर कॉल्ड टेम्पररी डिफरेंस। और कुछ होती है आपका परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। अभी टाइम डिफरेंस क्या है, परमानेंट डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं, फिर हम उस एसेट और लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। देखिए टाइम डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले रहा था। तो डेप्रिसिएशन में क्या हुआ है कि हमने जो कंसिडर करा है, हमारी एग्जांपल में हमने कंसिडर किया 60,000 की डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला 40,000 की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एसेट की कोई वैल्यू है, तो अगर आपने हर साल 60,000 ले लिया, 60,000 आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, तो हो सकता है कि आपकी जो एसेट है वो 5 साल में उसका लाइफ खत्म हो जाए। और वहीं पर ही अगर इसने 40,000 लिया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, तो उसका लाइफ 8 साल चला जाए, मे बी 3 साल ज्यादा चल जाएगा इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी थोड़ा कम ले रहा है उसका लाइफ को। तो हुआ क्या है, जो इकोनॉमिक लाइफ है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 5 साल हुआ और इनकम टैक्स के हिसाब से 8 साल हो गया, तो 3 साल ज्यादा लग गया यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, अगर आप देखो इवेंचुअली क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जाके वो एसेट की वैल्यू तो खत्म होनी ही थी, भले ही वो थोड़े डिले हुआ। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हुआ वो 5 साल में हो गया क्योंकि हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन ले लिया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसको जब किया तो उसने कम डेप्रिसिएशन अलाउ किया, तो उसको थोड़े 3 साल ज्यादा लग गए। बट इवेंचुअली हुआ क्या, ये डिफरेंस तो आया है, दिस डिफरेंस इज नोन एज टाइम डिफरेंस। जो डिफरेंस है ये टाइम डिफरेंस है, बट ये आगे जाके मिटिगेट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ और चीजें होती है, लेट्स से कोई डोनेशंस आपने दिया, लेकिन उस डोनेशंस को आपने अपना खर्चे में दिखा दिया, एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, उस डोनेशन को आपने अपना खर्चे में दिखा दिया। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी डोनेशन को तब भी अलाउ करता है जब ये डोनेशन आपकी उनकी इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो सेक्शन 80 है, सेक्शन 80G, अगर ये 80G में फॉल करता है तो ही वो उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेगा। और ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके फिर कभी अलाउ कर दिया जाएगा, राइट। अगर सेक्शन 80G वायोलेट हो रहा है, सेक्शन 80G उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आगे आप कभी भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको दिखाया हुआ है। तो ये होते हैं परमानेंट डिफरेंस, ये आगे जाके कभी मिटिगेट नहीं होने वाले हैं। लेकिन जो टाइम डिफरेंसेस होते हैं वो आगे जाके मिटिगेट हो जाएंगे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द पॉलिसीज, देयर सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन द लॉ, दिस इज हैपनिंग। बट ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के, ये हम कुछ बोल रहे हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी कुछ बोल रहा है, तो आगे जाके वो सॉल्व हो जानी है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मैंने इनकम की बात कही थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से अभी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया इनकम को, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ले लिया, ठीक है, इस साल के लिए प्रॉब्लम आ गई। बट आगे जाकर के जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं हमारी बुक्स में आ जाएगा। तो ये होते हैं टाइम डिफरेंसेस। और
यहाँ पे जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि जो हम इस डेफर टैक्स की बात करते हैं, जो हम इस डेफर टैक्स की बात करते हैं, ये डेफर टैक्स सिर्फ और सिर्फ जब कभी कोई टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन योर कंपनी लॉ प्रोविजंस एंड द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, तो ये तभी इमर्ज होता है, राइट, टाइम डिफरेंस की वजह से। सो बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस आपकी ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कभी भी अगर कोई परमानेंट डिफरेंसेस हैं, मीन्स जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी इनकम टैक्स सेक्शन में वो अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, तो वो चीजें तो आपको कभी आगे जाकर भी सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं, तो वहां पे आपका डेफर्ड टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपका डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट तब भी आता है जब भी आपका कोई टाइम डिफरेंसेस आता है। तो वो आपको पहले जो भी आइटम्स होते हैं आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आइटम जो है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आया दोनों बुक्स के अंदर, जो प्रॉफिट मैंने कैलकुलेशंस करी थी आज पर कंपनी अकाउंट्स, जो कंपनी जो प्रॉफिट्स मैंने कैलकुलेशंस करा था आज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो डिफरेंस को वहां पे पहले सर्च करना पड़ेगा उस डिफरेंस में क्या वो परमानेंट डिफरेंस है या वो टाइम डिफरेंस है। अगर परमानेंट डिफरेंस है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अगर वो आपका परमानेंट डिफरेंस नहीं है, वो टेम्पररी डिफरेंस है और उसको टाइम डिफरेंस कहते हैं, अगर वो टाइम डिफरेंस है तो आप उस चीज को कंसिडर कर लीजिए, राइट। अच्छा, अभी डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? वो कहता है कि जब भी आपका ये जो टैक्स का अमाउंट है, जो टैक्स का अमाउंट मैंने पहले आपको जो बताया था, जो टैक्स का अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेशन किया था मैंने, आपका 10,000 होता है आज पर कंपनी अकाउंट्स कैलकुलेशन और कंपनी लॉ, और ये आपका टैक्स बनता है आज पर इनकम टैक्स 15,000 है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में ना आपने 5,000 ज्यादा दे दिया इस साल के लिए टैक्स, क्योंकि आपका जब असेसमेंट होता है तभी आपको टैक्स देना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पहले क्लोज हुआ होता है, तो अब आप 5,000 रुपये आपको एडिशनली टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जिस साल आपने ये एडिशनल टैक्सेस दे दिया, मीन्स आपका जो कैलकुलेशन है इनकम टैक्स की, जो एक्ट के अंदर जो कैलकुलेशन है ये है 15,000 हमारे एग्जाम्पल में, ये हो गया 15,000 एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और 10,000 हुआ आपका एज पर कंपनी एक्ट जो आपने बुक्स में दिखाया था। तो ये एक्सेस हो गया 5,000, ये हो गया आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हो गया आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। आप बोल सकते हो सर ये एसेट बोल रहे हो, आपका टैक्स लाइबिलिटीज ज्यादा हो गया, आपने 5,000 रुपये ज्यादा पे किए, आप कैसे बोल लो कि ये एसेट है? इसी की वजह से मैंने आपको पहले वो कंसेप्ट बताया था कि वो जो टाइम डिफरेंस वाली बात कही थी मैंने इसको क्यों कहा था, क्योंकि आपने ये जो 5,000 रुपये यहाँ पे जो आपने एडिशनल टैक्स अभी दे दिया बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज ऑफ टाइम डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज ऑफ टाइम डिफरेंसेस, ये 5,000 रुपये आपने आज पे कर दिया, लेकिन आने वाले पीरियड्स में जो अगले साल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, वहां पे आपको फिर से ये पेमेंट नहीं करना है। उस साल में आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए आप पहले इसके पे कर चुके हो, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, इनकम टैक्स एक्ट ने आपका एसेट को पहले ज़्यादा आपको आपको दिया नहीं बेनिफिट, आपको बेनिफिट नहीं दिया था, आपको अभी प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेशंस करके दे रहे हैं, तो ये टैक्स ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, तो आने वाले वक्त में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो कमिंग ईयर्स रहेंगे वहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए हम इसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एसेट आपको पता होगा जिस चीज से हमें फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट मिलता है हम उसको एसेट्स कहते हैं। तो इसका ये हो गया एसेट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हो तो इसमें होगा क्या, एंट्री क्या पास करते हैं इसका, इसका एंट्री होता है आपका डेफर्ड टैक्स इनकम, deferred tax sorry deferred tax asset, sorry, deferred tax deferred tax asset, deferred tax asset account debited to deferred tax income account, ठीक है।
ये एंट्री आप पास कर दो। जब आप इस तरीके की ट्रीटमेंट करते हो, आप एंट्री पास कर दो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपकी एसेट्स इंक्रीज हुआ, सो डेफर्ड टैक्स एसेट्स की वजह से इंक्रीज हुआ, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम अकाउंट। और ये डेफर्ड टैक्स को आप आपकी बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हो। ये किसी भी एसेट्स, किसी भी लाइबिलिटीज के साथ ये मर्ज नहीं होता है, इसको हम अलग से दिखाते हैं। इसके एक फलक, इसका एक और ब्रेकअप होता है, जिससे आप कहते हो 12 मंथ्स। 12 मंथ से अगर कोई ज्यादा होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो उसको हम अलग से शो करते हैं, उसको फर्दर ब्रेकअप्स देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपका दूसरा एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है? तो सिमिलरली जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो पॉसिबल है दूसरा चीज भी हो सकता है, ड्यू टू दिस टाइम डिफरेंस पॉसिबिलिटी है दूसरी चीज की। क्या पॉसिबिलिटीज है? कि जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमें कहा 60,000, बट हमने अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन किया था वो था लेट्स से 40,000। हमारा ये एक्सपेंसेस होता है और हमारा जो इनकम था वो 1 लाख है, और 1 लाख तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी मान लिया। और हमने जब कैलकुलेशन करा था तो हमारा जो प्रॉफिट है वो निकला था 60,000, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो प्रॉफिट निकाला वो फॉर एग्जांपल हो गया 40,000। तो अगर यहाँ पे आपका 25% कैलकुलेशन करते हो तो आपने फिर वही हुआ 15,000 का टैक्स तो आपने कैलकुलेशन किया था, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि आपका जो टैक्स है वो 10,000 बन गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये जो डिफरेंस आया 5,000 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ गया। अब ये जो 5,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट ने जो कैलकुलेशन दिया वो कम हो गया, वहां पे आपका टैक्स अमाउंट कम है। और जो कंपनी अकाउंट्स, आपने जो कंपनी लॉ को फॉलो किया, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, उसके हिसाब से जो आपकी प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15,000, सॉरी वो आ रहा है 60,000, और उसकी टैक्स कैलकुलेशन हुआ है 15,000 का। तो ये जो डिफरेंस है ये भी आया ऑन अकाउंट ऑफ टाइम डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस की वजह से नहीं। परमानेंट डिफरेंस हमने इग्नोर कर चुके हैं, पहले बता चुका हूं। तो टाइम डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस आया तो वो ये आपका 5,000 आपने टैक्स कम पे किया हुआ है, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी टैक्स कम पे किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले पीरियड में इसी अमाउंट से, इस 5,000 अमाउंट से इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको फिर से चार्ज करने वाला है, क्योंकि इस बार उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी इनकम टैक्स लॉ के अंदर आप नहीं आ रहे थे। लेकिन ये अभी भी आपका जो इनकम है, आपका जो एक्सपेंसेस आपने कैलकुलेशन किया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी आगे करेगा, क्योंकि मैंने कहा ये टाइम डिफरेंस है। तो आने वाले पीरियड में इनकम टैक्स लॉ इसको कैलकुलेट करेगा। तो ये 5,000 का लाइबिलिटीज आपको आगे आने वाला है, जो कि अभी नहीं आया, इस साल नहीं हुआ, आने वाले साल में होने वाला है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको पहले से कैलकुलेशन करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। और इस तरीके की जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती है, इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं। इसको हम अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेफर टैक्स एक्सपेंसेस, deferred tax expenses account debited to deferred tax liability account। ठीक है, तो इसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट पे लेके जाते हैं। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आपका अलग से जाके बैलेंस शीट के अंदर अलग से शो होता है, इसको भी हम दूसरे किसी लायबिलिटी के साथ मर्ज नहीं करते हैं। इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर कोई 12 मंथ से ज्यादा की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा है, आप उसको अलग से डिस्प्ले कर दीजिए कि ये 12 मंथ से इसका एजिंग ज्यादा है। आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर कि आपकी ये डेफर्ड टैक्स जो है, ये लायबिलिटीज क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, टाइम डिफरेंसेस क्या होती है, और परमानेंट डिफरेंसेस क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर इसकी आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आई विल शेयर इट टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।